ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान भी, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, आपका भी स्वागत है। शुक्रिया। आपका होना जरूरी था इस चर्चा में, क्योंकि बीजेपी की तरफ से और बीजेपी की वजह से, बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है पहले लोकसभा चुनाव में और अब विधानसभा चुनाव में करनाल सीट से, इस वजह से इस चर्चा की शुरुआत हुई है। किस तरीके से देखते हैं? पहले लोकसभा में बीजेपी ने ऐसा कर दिया, अब विधानसभा में भी ऐसा करने जा रही है। तमाम विरोध के बावजूद क्यों बीजेपी की तरफ से बार बार ऐसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने एक सक्षम उम्मीदवार लोकसभा में दिया, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में भी एक मजबूत, और हमारे पुराने जो नेता हैं, पार्टी के प्रदेश के संगठन मंत्री रहे हैं, पूरे हरियाणा में पार्टी का काम संभालते रहे हैं, संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। एक ऐसे व्यक्ति को करनाल के विधानसभा के दंगल में पार्टी ने उतारा है जिनको हरियाणा की, करनाल समेत हरियाणा के गली कूचों की समझ है, हरियाणा की सियासत की समझ है, जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसको आप कैसे कह सकते कि ऐसा कर दिया? कैसा कर दिया महेंद्र जी? क्या आपका प्रश्न क्या है? ये चौहान साहब बताते हैं आपको जी। आप क्योंकि मैं देरी से आया हूं, इसलिए मेरा प्रश्न, मेरा भूमिका जो है वो थोड़ी सी निकल गई है। भूमिका ये थी, खाली आपकी पार्टी की बात नहीं हो रही है जी। बात हो रही है कि जो करनाल हमारे पास एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र भी ऐसा है जहां पर सभी पार्टियों के, आपकी पार्टी की बात नहीं हो रही है, सभी पार्टियों के नेता तकरीबन वो वहां पर ऐसे नेता को टिकट देते रहे हैं जो वहां का ना हो गए, किसी और स्थान का था। सवाल यहाँ का था, जैसे उसमें पंडित चिरंजीव लाल शर्मा भी आ गए, उसमें डॉक्टर अरविंद शर्मा भी आ गए, और नवीनतम जो घटनाक्रम हुआ है वो था लोकसभा चुनाव में, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय नेता टिकट मांग रहे थे, जो पंजाबी समुदाय के थे, और एन मौके पे डॉक्टर अपने इनको अश्विनी चोपड़ा जी को वहाँ पर टिकट देके भेज दिया, जिसका वहाँ के लोगों ने विरोध किया। हालांकि मोदी की लहर में वो एमपी बन गए। अब जबकि मनोहर खट्टर को भेजा, जिनको आप मजबूत कह रहे हैं, वो संगठन के मंत्री हैं, इसमें कोई शक नहीं, बड़े नेता हैं, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता थे आपके, जो इतने सालों से बीजेपी का उम्मीद लगाए बैठे थे कि बीजेपी का भी वक्त आएगा और हमें टिकट मिलेगी, वो उनको वहां पर भेज दिया। भारी उम्मीदवार जिसको कहा जा रहा है, जिसका और वो बिना नामी पर्चे के जो वहां पर विरोध किया गया, और वहां के जो सांसद जो भी खुद बाहर से आए थे और वहां से एमपी बने हैं, उन्होंने भी विरोध किया। सवाल उस एंगल का था, सवाल खाली आपकी पार्टी का नहीं था। क्या स्थानीय नेताओं को वहां पर नजरअंदाज करके पार्टियां जो बाहरी व्यक्ति को टिकट देती हैं, चाहे उसमें चाहे अंबाला में कुमारी सैलजा को भी भेजा गया था, कांग्रेस ने भेजा था, क्या ये वाजिब है? वहां स्थानीय नेताओं के जो उनको नजरअंदाज किया जाता है, क्या ये सही है? देखिए डॉक्टर साहब, किसी भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र के लोगों की आमतौर पर यह आकांक्षा होती है कि जो प्रत्याशी उनका हो वो उनके बीच में से रहे तो बेहतर। साधारणतया ये होता है, इस जनाकांक्षा को के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु उसके साथ ही इससे बड़ा सत्य दूसरा है, और वो ये है कि जो बड़े नेता होते हैं, जिनका अनुभव, जिनकी क्षमताएं अधिक होती हैं, जिनकी समझ, जिनके अनुभव का लाभ वो जिस भी क्षेत्र से जाकर के लड़ते हैं, उस क्षेत्र को किसी भी दूसरे साधारण कार्यकर्ता से या वहां के स्थानीय कार्यकर्ता से कई गुना उनकी उपस्थिति का लाभ हो सकता है। तो ये विषय बिल्कुल गौण हो जाता है, ये कभी भी केंद्रीय विषय नहीं होता। डॉक्टर साहब, ये आपने बात शुरू कर दी। चौहान साहब, जब आप जिक्र मनोहर लाल खट्टर जी का कर रहे हैं, साथ ही साथ जब जिक्र उनका कर रहे हैं, तो अश्विनी चोपड़ा भी दिमाग में आ रहे हैं। मैं वहीं आ रहा हूं, आपने मुझे बात पूरी करने नहीं दी। अश्विनी चोपड़ा जी के विरोध की बात आप डॉक्टर साहब ने की, मैं उसमें बिल्कुल दोहराना चाहता हूं। स्वयं अश्विनी चोपड़ा जी ने जो बात कही, जिस पर बहुत मीडिया में चर्चा भी हुई, वो सिर्फ इतनी थी, उनको ये लगा निजी तौर पर, जो मीडिया रिपोर्ट्स भी मैंने देखी, उनको निजी तौर पर शायद ये लगा कि प्रत्याशी तय करते समय बहुत उनसे चर्चा या विमर्श नहीं हुआ, इससे अधिक उन्होंने कुछ नहीं कहा। और दूसरी साधारण सी बात है, वो स्वयं भी तो स्थानीय नहीं थे जी, तो वो स्वाभाविक रूप से वो ये नहीं कहेंगे कि मनोहर लाल जी खट्टर कैसे आ गए। केवल इतनी सी बात है कि मनोहर जी पुराने कार्यकर्ता हैं, और जो विरोध की आप बात कर रहे हैं, वो कुछ लोग जो पार्टी के भीतर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको पीड़ा हुई हो, परंतु हमारा ये मानना है कि हमारे विरोधी, क्योंकि वो इतने भारी उम्मीदवार के खिलाफ उनके पास कुछ नहीं है करने का, ये जो बेनामी पर्चे बांटे जा रहे हैं, शहर में लगाए जा रहे हैं, ये हमारे विरोधियों की छटपटाहट से अधिक कुछ नहीं है। और मनोहर लाल जी खट्टर एक मजबूत प्रत्याशी हमने करनाल से दिए हैं। जी, सवाल फिर वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है। अगर मनोहर लाल खट्टर जी को चुनाव लड़ना ही था, रोहतक उनका मूलतः जहां से वो जुड़े हुए हैं, वहां कोई आसपास सीट हो सकती है, मैं वहीं लौटता हूं। और वहां पर अभी इसमें चौहान साहब हम आपसे जवाब बाद में लेंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी रोहतक से जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप इस बात को क्योंकि हम करनाल का तो आधार हमने लिया है,
पर आप ये बताएं कि ओवरऑल, क्योंकि आप भी राजनीति में इतने साल से हैं, क्या स्थानीय नेताओं को जो कि इस उम्मीद में बैठे हैं कि वक्त आने पर हमें टिकट मिलेगा, दूसरे नेताओं को बाहर से भेजकर वहां पर लड़ाए जाते हैं, कितना सही है? जी हुड्डा साहब, आप तक आवाज जारी है? आवाज लगता है नहीं सुन पा रहे हैं। हम प्रवीण अत्रे जी, यही सवाल आपसे, जो सवाल आपके सामने आपने सुना है उसका जवाब दीजिएंगे जब तक हम हुड्डा साहब से जुड़ते हैं। देखिए ऐसा है डॉक्टर साहब, एक चीज जो किसी भी उम्मीदवार को टिकट देना वैसे तो हर पार्टी का एक अपना अंदरूनी मामला है जी। लेकिन अगर स्थानीय कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं की मर्जी के बिना, स्थानीय कार्यकर्ताओं को सलाह किए बिना अगर आप किसी उम्मीदवार को उतारते हो तो निश्चित ही स्थानीय कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस करता है। जैसे अभी करनाल में हुआ, अभी वीरेंद्र जी जब बात कर रहे थे तो वीरेंद्र जी ने एक बात बोली कि वो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। एक चीज जो है मैं स्पष्ट करूंगा वीरेंद्र जी आपको भी, नेता इंसान को जनता बनाती है, नेता खुद नहीं बनता, पार्टी नहीं बनाती, जनता नेता बनाती है। और जिस इंसान ने, जो आपके उम्मीदवार हैं, उन्होंने अभी तक शायद कोई सरपंची का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, विधानसभा या पार्लियामेंट का बहुत दूर की बात है, तो नेता वाला बात तो आप कीजिए मत। बट हाँ, आपकी पार्टी ने उनको कैंडिडेट बनाया, ये आपका अंदरूनी मामला, इसके बारे में हालांकि हमें चर्चा में नहीं कहना चाहिए। लेकिन उसमें बीच में आप स्थानीय कार्यकर्ता को देखिए, एक स्थानीय कार्यकर्ता को डॉक्टर साहब आप बिना मशवरा किए या स्थानीय कार्यकर्ता की रजामंदी के बिना जब भी आप किसी तरह भारी उम्मीदवार को लेकर साहब, मैं बीच में जोड़ रहा हूँ, आपके बारे में भी लोकसभा के चुनाव में ये कहा गया था, क्योंकि पेहवा से जसविंदर सिंह संधू एमएलए बन के मंत्री भी रह चुके थे और आपने भी उनको करनाल भेज दिया था। तो एक बात ये, जब जैसे ही बीजेपी के ऊपर आरोप लगा था, ऐसे एक आरोप ये भी लगा था, आइडनली ने भी अपने एक उम्मीदवार को, जो कि वहां पर किसी को स्थानीय को मिल सकता था, उनको भेजा। देखिए डॉक्टर साहब, पहली चीज जैसे मैंने अभी कहा है, स्थानीय कार्यकर्ताओं की रजामंदी के बिना, उनको उनसे सलाह किए बिना अगर आप कैंडिडेट उतारते हो, जसविंदर संधू हमारे करनाल से पार्लियामेंट के उम्मीदवार थे और स्थानीय कार्यकर्ताओं की रजामंदी से थे, और आपने देखा होगा किसी भी कार्यकर्ता ने उसका विरोध नहीं किया था। पहली चीज। दूसरी चीज एक और मैं ऐड कर दूं, जसविंदर संधू पेहवा से विधायक रहे हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं, और लेकिन जसविंदर संधू करनाल लोकसभा क्षेत्र से भी उतना ही जुड़े हुए हैं। ये मैं आपको शायद बता देता हूं क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं उनको। असंध से जसविंदर संधू खुद जुड़े हुए हैं, देखा जाए, और लेकिन किसी कार्यकर्ता ने हमारे जसविंदर संधू का विरोध नहीं किया था। चौहान साहब, हम पार्टी का बीच में पहले हम हुड्डा साहब के पास जाना चाहेंगे, जुड़ गए हैं, उनके बात पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत देर से समय से जुड़े हैं। हुड्डा साहब, सवाल ये था आपसे, आप सुन नहीं पाए, हमारा सवाल ये था कि आप भी क्योंकि राजनीति में इतने साल से सक्रिय हैं, आप किसी भी पार्टी के संदर्भ की बात मैं कर रहा हूं, उसमें आप भी सोच सकते हैं कि क्या स्थानीय नेताओं को, जो इतने साल से उम्मीद करे बैठे हैं, पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं, उनकी दरियां बिछाते हैं अपने नेताओं के लिए, कि वक्त आने पर उनको एक मौका मिलेगा और उनका अधिकार पे कुठाराघात करके बाहर के व्यक्ति को जब भेज दिया जाता है, कितना सही है? डॉक्टर धीमान, जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्थानीय अगर कार्यकर्ताओं की, स्थानीय नेताओं की अगर अनदेखी की जाए तो निश्चित तौर पे वहां स्थिति विस्फोटक हो जाती है, और वहां के लोगों को अगर विश्वास में ना लेके किसी भी भारी आदमी को लाया जाएगा तो उससे पोजीशन खराब होगी। वैसे मैं आपको 20-25 किस्से सुना सकता हूं हरियाणा के, जी, जहां के नेताओं ने बाहर जाके चुनाव लड़ा है। ओम प्रकाश चौटाला क्या, देवीलाल क्या, चौधरी भजनलाल क्या, जी, और शायद अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बाहर चुनाव लड़े। तो ये लोग जब चुनाव लड़ते हैं, जब वहां के कार्यकर्ता इनको निमंत्रण देते हैं, इनको कहते हैं, जिस प्रकार से करनाल के अंदर हो रहा है, करनाल में स्थानीय नेताओं की अनदेखी हुई है। ये मनोहर लाल खट्टर रोहतक से चुनाव लड़ना चाहते थे, रोहतक में विरोध हुआ है। जब इनके रोहतक में दाल नहीं गली तो ये करनाल में चले गए। अब करनाल में उनका विरोध हो रहा है तो बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि पहले टिकट वितरण में हंगामा होया पड़ा, बहुत से लोग पार्टी छोड़ गए हैं, जी। तो ये इनके, जी हुड्डा साहब लौट रहे हैं आपके पास। चौहान साहब, आप जवाब देना चाहते हैं और साथ ही साथ ये सवाल भी जोड़ देते हैं। अश्विनी चोपड़ा का विरोध हुआ जब उन्हें बाहर से उम्मीदवार बनाया गया था, ये आपको भी ज्ञात होगी, आप भी उन सभाओं में, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जिस वक्त विरोध के स्वर उठ रहे थे। उस वक्त बहुत सारे कार्यकर्ता इस वजह से चुप हो गए थे या पार्टी के साथ एक बार फिर से जुड़ गए थे कि चलिए विधानसभा चुनाव होने हैं, उस दौरान कम से कम हमारी अनदेखी नहीं होगी।
अगर विधानसभा चुनाव के दौरान भी फिर से ऐसा ही होता है, क्या इसे नहीं कहा जाएगा कि उन कार्यकर्ताओं की अनदेखी है? नहीं, मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ कुछ कार्यकर्ताओं ने अगर कहीं कोई हल्की फुल्की खिन्नता प्रकट की, उसको एग्जैजरेट किया जा रहा है। जब अश्विनी चोपड़ा आए थे, हाँ जी, उस समय भी इक्का दुक्का कार्यकर्ताओं को छोड़ करके किसी ने कोई बड़ा विरोध नहीं किया था। और अश्विनी चोपड़ा का अगर विरोध था, अश्विनी चोपड़ा को अगर करनाल की जनता अस्वीकार करती तो 3,60,000 के अंतर से वो जीत करके लोकसभा में पहुंचे हैं। दूसरी बात, मैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी और हमारे अत्री साहब भी जिस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन एक बात जोड़ करके ये भारतीय जनता पार्टी के पाले में उस गेंद को सरकाना चाहते हैं, क्योंकि सभी पार्टियां अपने छोटे बड़े नेताओं को आवश्यकता अनुसार रणनीति के आवश्यकता के हिसाब से दूसरे क्षेत्रों से लड़वाती रही हैं, इसलिए किसी को कुछ कहने का इनमें से भी अधिकार नहीं है। चौधरी, रुकिएगा, चौहान साहब, चौधरी देवीलाल, मैं वही आ रहा हूं, जिस बिंदु का आप छोटा बता रहे हैं कि वहां के कार्यकर्ताओं की राय, वहां के लोगों की आकांक्षा की आपने बात की, वो ये बिंदु छोटे कैसे हो सकते हैं, आप बताइए जरा। मैं कह रहा हूं कि कार्यकर्ताओं ने अपनी बात कही, सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन ने लोकसभा के समय भी जिनके मन में कोई बात थी बिठा करके समझा लिया था, और अब भी तो बाद में समझाया ना, सुनिए तो, पहले उम्मीदवार उतार दिया, फिर बाद में समझा दिया। ये आपको लगता है अभी भी ऐसा ही हुआ है? महेंद्र जी, लोकसभा में शायद बहुत पहले मन बनाने का अवसर नहीं मिला हमको करनाल में, लेकिन जो हमारा विधानसभा का चुनाव है, मनोहर लाल खट्टर जी जब वहां नगर निगम के चुनाव हुए थे, सारे चुनाव की बागडोर उनके पास थी। मनोहर लाल खट्टर जी करनाल में 3 साल तो उनका संघ के प्रचारक के रूप में केंद्र रहा है, उस क्षेत्र के गली कूचों से वो परिचित हैं, और महीनों पहले से वो वहां पर वहां के कार्यकर्ताओं का मन बना रहे थे। कुछ कार्यकर्ताओं के मन में जो रोष था उनको सबको मनाया गया। आप अगर आज की जमीनी स्थिति पर जाएं तो सभी कार्यकर्ता, मेरा यह कहना है कि 99.99% कार्यकर्ता और स्थानीय नेता वो काम में जुटे हुए हैं। ये जमीन की आज की स्थिति है। मन बनाने, इन्होंने कहा कि मन नहीं बनाया, मन खराब है, तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मन खराब है, इसकी अधिक सूचना प्रवीण जी के पास और कृष्णमूर्ति जी के पास हो, ये हास्यास्पद स्थिति है। मेरा यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मनोहर लाल खट्टर जी के साथ खड़े हैं, और मनोहर लाल खट्टर जी का कहीं उस तरह का कोई विरोध नहीं है जिस तरह का हमारे विरोधी कह रहे हैं। एक अंतिम वाक्य महेंद्र जी, एक अंतिम वाक्य, इन सब ने, हुड्डा जी ने तो स्वयं स्वीकार किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहीं और से लड़ना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर कृष्णमूर्ति हुड्डा जी की इस बात में कोई दम है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी निमंत्रण कहीं और से मिल रहा है और वो लड़ेंगे, तो आपकी जानकारी के लिए और हुड्डा जी की जानकारी के लिए भी कि मनोहर लाल खट्टर जी करनाल से चुनाव लड़े, ये करनाल के कार्यकर्ताओं के एक बड़े वर्ग की इच्छा थी, उनसे संपर्क किया गया, उनसे बात की गई। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको ये बात हजम नहीं हुई, और ऐसे भी निश्चित रूप से कुछ कार्यकर्ता ऐसे जिनकी टिकट कटी है, तो उनको कुछ देर तक कष्ट होना स्वाभाविक है। टिकट एक को मिलती है, अगर देखिए महेंद्र जी, अगर स्थानीय को भी टिकट मिलती, जो हमारे 5-6 वहां दमदार प्रत्याशी थे, टिकटार्थी थे, उनमें से भी किसी को मिलती, तो 4-5 जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके मन में कुछ देर तक मलाल रहना था। ये स्वाभाविक बात है। ठीक जी, अत्री साहब आपके पास लौटेंगे, एक थोड़ा सा और विस्तार करना चाहेंगे हम लोग इस चर्चा का। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, ठीक है, ये पार्टियों का अपना मसला है कि टिकट देनी होती है, अपनी रणनीति होती है। इस बात को इनकार कर रहे हैं वीरेंद्र चौहान जी कि इसमें किसी स्थानीय कार्यकर्ता की अनदेखी हुई है, इस तरीके की बातों को तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन ये चुनावी मुद्दे भी तो बनते हैं, ये जनता के बीच में भी तो जाके उठाए जाते हैं जी। उस वक्त अगर ये मुद्दा बनेगा, और ये बन भी गया है आज की तारीख में बात की जाए, तो मनोहर लाल खट्टर कहाँ खड़े दिखाई देते हैं? देखिए, ये सभी नेता जो हमारे पास आज गेस्ट के तौर पर इसमें शामिल हैं चर्चा में, सब लोगों ने अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार जवाब देने हैं। अपनी पार्टी की लाइन से बाहर कोई भी व्यक्ति, कोई नेता जा नहीं सकता है। सवाल अगर इसका लवल वाब ये निकाला जाए, वीरेंद्र चौहान जी ने जो कहा कि सभी कार्यकर्ताओं से पूछकर विचार करने के बाद ही मनोहर लाल खट्टर को करनाल भेजा गया है। हुड्डा साहब भी कह रहे हैं कि नेताओं से पूछ के, उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही हम किसी नेता को कहीं दूसरी जगह पर स्थानांतरित करते हैं, और अत्रे साहब ने भी कहा। पर मेरा ये मानना है कि जब कोई भी नेता बाहर से कहीं पर थोपा जाता है, उसका सीधा सा मतलब है कि पार्टी वहाँ पर ये मानती है कि वहाँ उस लायक कोई नेता है ही नहीं जी। और चौहान साहब कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी को भेजा, तो इसका सीधा सा सवाल मतलब ये निकल रहा है कि करनाल में मनोहर लाल खट्टर के मुकाबले कोई नेता वहाँ पर नहीं था जिसको वो टिकट दे देते। सेफ सीट की जहाँ तक बात है, वो मैंने क्योंकि पहले ओपनिंग रिमार्क्स में बताया था कि बाहरी व्यक्ति को अगर स्थानीय वहाँ के लोग जितवा कर भिजवा देते हैं
तो बाहरी व्यक्ति का मामला वहां पर उस वक्त खत्म हो जाता है और पार्टियां प्रोत्साहित होती हैं अपने दूसरे नेता को बाहर से वहां पर भेजने के लिए। जी चौहान साहब लौट रहे हैं आपके पास, प्रवीण अत्री जी कुछ। देखिए ऐसा है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसे अभी चौहान साहब बोल रहे थे कि ये बहुत थोड़े लोगों ने विरोध किया है, इसको एग्जैगरेट किया जा रहा है जी। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आपके मेंबर पार्लियामेंट इसका विरोध कर रहे हैं और मेंबर पार्लियामेंट जो है वो करनाल विधानसभा की अगर मैं बात करता हूं तो करनाल विधानसभा के लोगों ने उनको वोट डाला, वो उनके प्रतिनिधि हैं और जितने बड़ी तादाद में उन लोगों ने वोट डाला और उतने लोगों के तो प्रतिनिधि वो हैं। तो इतनी बड़ी ये क्यों नहीं मान के चलते कि इतनी बड़ी तादाद में करनाल विधानसभा के लोग जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर विरोध हो रहा है, देखिए सबसे पहले जब खट्टर जी वहां पे वो यात्रा लेके गए थे, काले झंडे दिखाए गए उनको, मान लेते हैं कि ये पोस्टर्स लगे हैं, विदाउट नेम लगे हैं, लेकिन इनके अपने कार्यकर्ताओं ने प्रेस के सामने जाके काले झंडे लेके विरोध किया, मतलब वहां का कार्यकर्ता इसकी खिलाफत कर रहा है। और अगर आपका मेंबर पार्लियामेंट इसकी खिलाफत कर रहा है, कार्यकर्ता इसकी खिलाफत कर रहा है, तो आप ये बात कैसे कह सकते हो कि 99.9% फेवर में है। दूसरी चीज, एक मिनट वीरेंद्र जी रुकिए जरा, एक और चीज, वीरेंद्र जी ने जैसे अभी कहा कि मनोहर लाल खट्टर जी का कार्य क्षेत्र रहा है, वो प्रचारक के रूप में थी। अभी 15 दिन पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने वहां पे घर खरीदा। अगर मनोहर लाल खट्टर जी का कार्य क्षेत्र था, वो इतने लंबे टाइम से वहां पे काम कर रहे थे, तब उनको जरूरत महसूस क्यों नहीं हुई कि उनको करनाल में रहना चाहिए? तब उनको ऐसा क्यों नहीं लगा कि उनको यहाँ का निवासी बनना चाहिए? उनको देखिए, दो चीजें होती हैं, एक नेता होता है, एक एमएलए होता है। नेता और एमएलए में बड़ा फर्क है। मनोहर लाल खट्टर जी करनाल में आए एमएलए बनने के लिए, लेकिन लोगों ने उनको नेता नहीं माना। जी साहब, मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न हो गए, आपके पास भी हमें जाना, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, फिर बहुत जल्द लौट रहे हैं।